हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 5वें चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इसकी प्रश्नावली 5.1 करेंगे। अपने सामने आप देख सकते हैं, यह है प्रश्नावली। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें उदाहरण के वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। ये जो यहाँ पर 5 कथन दिए हुए हैं, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है, हमने ये बताना है और साथ में उसका कारण भी देना है। तो देखो, कारण के लिए आप क्या करेंगे कि आपको ये बताना होगा कि यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा इसमें है या कौन सी अभिगृहित लगी है, वो आपने कारण का रूप उसमें देना है। ठीक है, ओके। तो पहला पार्ट इसका है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या बात ये सत्य है या असत्य है? सोचो, एक बिंदु है, इससे होकर क्या हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? देखो, आप भी समझते हैं कि एक बिंदु से होकर ये रेखा जा रही है, लेकिन ये भी तो जा रही है और ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये कथन असत्य है। तो इसको हम लिखेंगे कि असत्य है। और कारण इसमें क्या लिखेंगे हम? देखो, ये तो हम वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक बिंदु लेकर, ये बिंदु है और यहाँ से होते हुए हम रेखाएं खींचेंगे कि जैसे ये खींच दी हमने। माना एक बिंदु P है, तो P से होकर हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि इस आकृति में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अपना आंसर हम लिखेंगे कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि इस आकृति में हम देख सकते हैं। ओके, आप रेखा के लिए ऐसे एरो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो, आपके सिलेबस में जो अभिधारणाएं हैं, उसको पर्टिकुलर अभिधारणा में ये लिखा तो नहीं है कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन उसमें ये तो लिखा है कि दो बिंदुओं से होकर हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये बात तो खैर लिखी है, लेकिन अगर हम इन जनरल कहें, यूक्लिड की अभिधारणाओं को देखें, तो उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इस तरह से लिखेंगे। इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि इस नंबर की अभिधारणा के अनुसार ये है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है उसमें किसी नंबर की अभिधारणा में ये बात नहीं कही गई है। लेकिन जो उनकी अभिधारणाएं हैं, अगर हम उनसे निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकल जाता है कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये मैं कह रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड जो इसका पार्ट है, कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये जो है, देखो, पहला वाला तो था असत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनसे होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं, ये बात गलत है। दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा जा सकती है। और ये जो उनकी पहली अभिधारणा है, उसमें भी ये बात कही गई है कि दो बिंदुओं से होकर हम केवल एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तो यहां पर दो बिंदु हैं, इनसे होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है। ओके, तो ये कथन भी असत्य है। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर हम पहली बात तो यह है कि लिखेंगे कि ये असत्य है, और इसमें कारण क्या लिखेंगे? इसमें हम यूक्लिड की अभिधारणा का उल्लेख करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल पता है कि कौन सी अभिधारणा है तो अच्छी बात है। तो यहां पर यूक्लिड की पहली अभिधारणा जो आपके सिलेबस में है, वो ये कहती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये है अभिधारणा, जो पहली अभिधारणा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार दो बिंदुओं से होकर हम अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं देखो। तो इस तरह से हम लिखेंगे। देखो, अगर आपको ये पता है कि ये यूक्लिड की पहली अभिधारणा है, जिसमें कहा गया है कि एक बिंदु से इस बिंदु को हम P नाम देते हैं, और एक अन्य बिंदु तक, एक अन्य बिंदु है जिसको हम Q नाम दे देते हैं, इनसे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर आपको ये पता है कि ये अभिधारणा एक है, तो आप ये लिखेंगे और इस तरह से आप कर देंगे। इसमें चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो,
और अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी अभिधारणा है, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं हो। तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, या तो आप इस तरह से लिखो, और या फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता है फिर तो बेस्ट है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या प्रॉपर अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो इस तरह से। ओके, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और ये आप ये बना देना फिगर। थर्ड पार्ट है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य बात है ये, कि एक शांत रेखा है, यानी शांत रेखा मतलब जो रुक जाती है, जिसको हम रेखाखंड कहते हैं बेसिकली, उसको हम दोनों रूप से बढ़ा सकते हैं। इधर से भी, दोनों ओर से, इधर से भी बढ़ा सकते हैं आगे, और इधर से भी बढ़ा सकते हैं आगे। तो जो पहले रेखाखंड था उसको हमने रेखा का रूप दे दिया है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि कोई रेखाखंड है, उसको हम और आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। यह है कहने का, शांत रेखा कहने का मतलब है कि एक रेखाखंड जो होता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। ठीक, अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे कि सत्य है, और यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, यह अभिधारणा 2 है, इसके अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ओके, अर्थात अब देखो, यूक्लिड ने जिसको शांत रेखा कहा था वो एक्चुअल में आजकल हम उसको रेखाखंड कहते हैं। तो एक रेखाखंड को दोनों ओर से विस्तृत करके, एक रेखाखंड को, ये एक रेखाखंड है, रेखाखंड यानी शांत रेखा, इसको दोनों ओर से विस्तृत करके, कि यहां से भी और यहां से भी बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित रूप से। यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाने का मतलब है कि इसको रेखा बनाया जा सकता है। तो ये रेखाखंड है, इसको रेखा बनाया जा सकता है दोनों ओर से विस्तृत करके। ठीक है, रेखाखंड में ये एरो नहीं लगे होते हैं इस तरह के, केवल यहां से यहां तक रुका होता है, बिंदु होते हैं इस तरह से, है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये अंत बिंदु हैं। तो रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, तो वही, उसी का मतलब है शांत रेखा। और ऐसे बढ़ाने का मतलब है कि इसको रेखा हम बना सकते हैं। तो ये रेखा है, ये रेखाखंड है। समझ गए बात? तो हम लिखेंगे कि अर्थात एक रेखाखंड, रेखाखंड यानी शांत रेखा जिसकी यहां पे बात की है, को दोनों ओर से विस्तृत करके अनिश्चित रूप से बढ़ाकर रेखा बनाई जा सकती है। तो ये बात है। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट अगला है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। पहली बात तो है कि ये कथन है सत्य। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो। तो देखो, यहां पर यूक्लिड के अभिगृहित 4 का प्रयोग हम करेंगे, जिसमें वो कहा गया है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यानी वस्तुएं संपाती होने का मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेना, कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु भी इसी प्रकार से है कि जो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ढक ले। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को ढक दिया है तो ये संपाती हैं और ये बराबर होंगी। अब ये बराबर होंगी तो इनके केंद्र संपाती होंगे। इसके अलावा जो इनकी परिधि है वो भी संपाती होगी, वो भी बिल्कुल बराबर है। तो जब केंद्र एक जगह पे है, केंद्र संपाती है, परिधि संपाती है, तो इनकी त्रिज्या भी संपाती होंगी, और इस वजह से इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो भी बराबर होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो। तो ये उसको लिखने का प्रॉपर तरीका है, मैंने यहाँ पर लिखा है, और देखो कैसे, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो वो परस्पर संपाती होंगे। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो एक अगर ये है और दूसरा अगर इसके बराबर है तो इसको ढक देगा ना। तो यहाँ पर ये वृत्त बराबर हैं। ये वृत्त बराबर कैसे हैं? क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल एक दूसरे के संपाती हैं। तो एक दूसरे के संपाती का मतलब बिल्कुल एक दूसरे को उन्होंने ढक दिया है। अगर ये एक दूसरे के संपाती हैं, यानी संपाती का मतलब केंद्र संपाती है और परिधि भी संपाती है, तो हुए नहीं वृत्त संपाती। तो क्योंकि ये वृत्त बराबर थे तो ये संपाती हैं। संपाती का मतलब केंद्र और परिधि संपाती है। तो अगर ऐसा है तो उनकी त्रिज्याएं भी संपाती होंगी। तो उनकी जो त्रिज्याएं हैं, एक ये है
और दूसरी जो त्रिज्या है ये है बिल्कुल उसके ऊपर है, दोनों ही समपाती हैं। तो अब अगर इनकी त्रिज्याएं भी समपाती हैं तो बराबर होगी ना, समझे भाई। वृत्त बराबर हैं, वृत्त बराबर होने का मतलब है कि समपाती हैं, एक दूसरे को ढक देते, समपाती होने का मतलब है एक दूसरे को ढक देना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनका केंद्र समपाती है, इनकी परिधि समपाती है, एक दूसरे के ऊपर आ रही, तो त्रिज्या भी तो समपाती होगी। और त्रिज्या भी अगर समपाती होगी तो एक दूसरे के बराबर होगी, सीधी बात है, त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये बात समझे, ये प्रॉपर तरीका है लिखने का, ये मैंने आपको समझा दिया है। एंड फाइनली हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है। इस आकृति में यदि ए बी और पी क्यू बराबर हैं और पी क्यू और एक्स वाई बराबर हैं तो ये और ये बराबर होंगी। बिल्कुल ये सत्य है। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, आपको याद है कौन सी अभिगृहित है ये यूक्लिड की? ये यूक्लिड की पहली अभिगृहित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों आपस में बराबर होती हैं। तो देखो, आप इस वस्तु को देखो और आप इस वस्तु को देखो, ये वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है ना, तो यानी ये आपस में बराबर होंगी। तो ये सत्य है। तो इसके कारण में हम लिखेंगे यूक्लिड की अभिगृहित एक। तो ये सत्य है। और यूक्लिड की अभिगृहित एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों बराबर होती हैं। तो वे वस्तुएं यानी इस क्वेश्चन में वस्तुएं कौन सी हैं, यहाँ पर ए बी और एक्स वाई ये वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं। तो अब यही लिखेंगे हम, ए बी इसमें बराबर है पी क्यू के, एक्स वाई है ये भी बराबर है पी क्यू के। तो ये वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। और ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर ये जो पद आप देख रहे हैं इनके हमने परिभाषा देनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? यानी जब हम इनकी परिभाषा देंगे तो बीच बीच में क्या कुछ ऐसे पद आएंगे जिनकी अलग से परिभाषा देने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल आएंगे ऐसे। जैसे जब हम समांतर रेखा की परिभाषा लिखेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा रेखा, एक शब्द आएगा तल। तो इन ये भी पूर्व परिभाषित शब्द होंगे और जिनकी अलग से हम परिभाषा देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक एक करके इनकी परिभाषा लिखते हैं और फिर जो बीच में इनके जो पद आएंगे उनको भी हम अलग से परिभाषित करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समांतर रेखाएं। समांतर रेखा की क्या परिभाषा है? दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित हों और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित न करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दो रेखाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये रेखाएं एक ही तल में स्थित हों और एक दूसरे को कभी काटे नहीं। देखो, ये हैं दो रेखाएं। पहली बात तो ये है कि इनका एक तल में होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो रेखाएं ऐसी हैं, दिख रहा है ऐसे जो जैसे मैंने रखा हुआ है, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। लेकिन ये समांतर भी तो नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये एक तल में नहीं है। अब अगर मैं इनको एक तल में रख दूं ऐसे, तल क्या है? जो मेरा यहाँ पर बोर्ड है, ये जो स्क्रीन ये है, ये एक तल है। इस तल पे मैंने रख दिया है। अब ये दोनों एक ही तल में, अब चाहे आप कैसे भी रखो पर ये एक तल में है। तो एक तल में जब रेखाएं हैं और वो इस तरह से हैं कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटें। देखो, जो काटना शब्द है ना, इसको हम गणित की भाषा में हम कहते हैं प्रतिच्छेदित करना। तो ऐसे काटना नहीं कि लिखते हैं, हम कहते हैं कि प्रतिच्छेदित करना। तो जब रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित न करें तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। चाहे हम कितना भी बढ़ा दें, यहाँ से कितना भी बढ़ा दें दोनों रेखाओं को, कभी एक दूसरे को अगर नहीं काटें तो ये समांतर हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो अब ये रेखाएं समांतर नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर कटेगी, ये एक दूसरे को काटेंगे आगे जाके। तो अब ये समांतर रेखाएं नहीं हैं। समांतर रेखाएं यहाँ पर हैं। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो इसको हम
न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी भी कहते हैं, ये हमेशा एक जैसी होती है। जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर है, वही दूरी यहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर दो रेखाएं एक ही तल में होनी चाहिए और एक दूसरे को कभी नहीं काटें, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें। तो मान लो कि ये रेखा है L1 और ये एक रेखा है L2, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटें, तो ये समांतर होती हैं। L1 समांतर है L2 के। आप इसको ABCD नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना, ऐसे AB करके और ऐसे इसको CD भी नाम दे सकते हो, बट इस तरह से ठीक है। समांतर रेखाओं की परिभाषा आपको समझ आ गई। अब आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसे पद हैं, यानी ऐसे शब्द हैं जिनको पहले से ही पता होना आवश्यक है ये परिभाषा समझने के लिए। तो यहाँ पर एक तो है रेखाएं और एक है तल। ये शब्द पहले से ही पता होने चाहिए, इनका मतलब पहले से पता होना चाहिए, तभी तो उन्हें समांतर रेखाओं का मतलब समझ आएगा। तो यही यहाँ पर पूर्व परिभाषित पद है, यानी ये ऐसे पद हैं जिनकी परिभाषा पहले से ही पता होनी चाहिए समांतर रेखाओं की परिभाषा समझने के लिए। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए इनको कहते हैं पूर्व परिभाषित पद। देखो आप बात समझो, आपने किसी को समांतर रेखाओं की परिभाषा बतानी है, लेकिन अगर उसको रेखाएं और तल शब्द का मतलब ही पता नहीं होगा तो क्या उसे समांतर रेखाओं की परिभाषा समझ आएगी? नहीं आएगी ना। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसे शब्दों को, जैसे रेखाएं और तल यहाँ पर हैं, इनको हम कहते हैं पूर्व परिभाषित शब्द। यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिन्हें आप समांतर रेखाओं की परिभाषा बता रहे हैं उन्हें इसका मतलब पहले से पता होगा, तभी जाके हम ये परिभाषा बता रहे हैं, तभी मतलब है कुछ ये परिभाषा बताने का। तो यहाँ पर आवश्यक पूर्व परिभाषित शब्द ये दोनों हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक पूर्व परिभाषित पद रेखा तल, है ना, रेखा और तल ये है। और हाँ, ध्यान रखना इनकी परिभाषा हम बाद में लिखेंगे भी अलग से। ओके, और अब क्या है सेकंड, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये दो रेखाएं हैं, और अगर ये रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये लंब रेखाएं हैं। तो अगर ये रेखा L1 है, ये इस रेखा का नाम और इसका नाम L2 है, तो यहाँ पर L1 और L2 एक दूसरे के लंबवत हैं, लंब रेखाएं हैं। ठीक है, अब हमेशा ऐसे काटे ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के लंब हैं, उनके बीच में समकोण बनना चाहिए। बस ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं प्रॉपर वे में। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। तो ये तो हुई लंब रेखाओं की परिभाषा। और यहाँ पर ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक तरह से पूर्व परिभाषित हैं? एक तो फिर से वही रेखा, दूसरा समकोण। ओके, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, रेखा समकोण, है ना। तो ये समझो कि यहाँ पर ये शब्द ऐसे हैं, ये पद ऐसे हैं जिनकी परिभाषा आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। ये पूरी परिभाषा समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रेखा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि समकोण क्या है, तभी तो जाके आप ये परिभाषा समझोगे ना। इसीलिए इन्हें कहते हैं कि आवश्यक पूर्व परिभाषित पद। खैर, ये समझ आ गया। अब है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? देखो, रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है, ये है, देखो रेखा तो ये होती है जिसकी अनंत लंबाई होती है, यानी यहाँ भी चलती जा रही है, यहाँ भी चलती जा रही है। लेकिन अगर हम इसको हम अंत बिंदु दे दें, यहाँ पे सीमित लंबाई कर दें, तो इसको हम रेखाखंड कहेंगे। तो बेसिकली रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं और इसकी सीमित लंबाई होती है, अनंत लंबाई नहीं होती है। ठीक है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। तो एक रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी ये है एक रेखाखंड, इसका एक अंत बिंदु इस तरफ है और एक अंत बिंदु इस तरफ है, और इसकी एक सीमित लंबाई होती है। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे पद हैं जो पूर्व परिभाषित हैं। तो एक तो है रेखा और एक है बिंदु। ठीक है, आवश्यक पूर्व परिभाषित पद रेखा
और दूसरा है बिंदु। ओके। और अगला है वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है वृत्त की त्रिज्या? तो ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या कहेंगे हम? यह है केंद्र और यह है वृत्त पर स्थित कोई बिंदु और इनके बीच की दूरी है त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या है? वृत्त के केंद्र से, यानी केंद्र ये है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु यानी इस बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक। और इसमें एक ये आ रहा है जो पूर्व परिभाषित है, जिसके हम अलग से बाद में परिभाषा लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे आवश्यक पूर्व परिभाषित पद बिंदु। और अब हमारे पास है वर्ग। तो वर्ग क्या है? देखो, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। तो इस तरह से हम ये परिभाषा लिखेंगे कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। ये तो समझ आ गया आपको। अब इसमें ऐसे कौन कौन से पद हैं जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए ये परिभाषा समझने के लिए? तो एक तो चतुर्भुज, फिर एक उसकी भुजा और एक समकोण। और कोण भी इसमें एक ऐसा है जो पता होना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ें हैं जिनकी परिभाषा पहले से पता होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पर ये, इन्हें हम कहेंगे पूर्व परिभाषित पद। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ है, पहला पार्ट है, वो तो हो चुका है, जिसमें हमने इनकी परिभाषा बतानी है। लेकिन अब हमने उनकी भी परिभाषा लिखनी है जो बीच में पद आए हैं। तो ये वे पद क्या हैं, तो हर एक में मैं लिख रहा कौन कौन से पद हैं। तो देखो, अब इसमें एक रेखा है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, तल की परिभाषा लिखेंगे, फिर समकोण की परिभाषा लिखेंगे, फिर बिंदु की भी परिभाषा आएगी, है ना? ये तो रिपीट हो रहा है बिंदु। उसके बाद फिर चतुर्भुज, भुजा, कोण, समकोण, इन सब की परिभाषा हमने लिखनी है आगे। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बीच बीच में ये पूर्व परिभाषित पद आ रहे थे उनकी भी मैंने यहाँ पे परिभाषाएं लिख दी हैं। तो अब ये जैसे ये है बिंदु, तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बिंदु है। ओके, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, आप पेंसिल वगैरह से बना देना। रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी इसकी लंबाई होती है पर चौड़ाई नहीं होती है। और ये जो परिभाषाएं हैं, बिंदु, रेखा, तल, ये सभी परिभाषाएं जो बुक में है वही परिभाषाएं मैंने लिखी हैं। जो परिभाषाएं बुक में नहीं हैं वो फिर मैंने अलग से लिखी हैं। ये रेखा है। तल वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ये भी आपकी बुक की परिभाषा है। तो जैसे एक आयत है, ये एक तल है, ठीक है ना? तो इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ये तल है। जैसे आप अपने सामने स्क्रीन देख रहे हैं वो भी एक तल है। आप जो फर्श है, जैसे फर्श, वो भी एक तल होता है। मेज़ जैसे, वो भी एक तल है। तो इसमें ऐसे लंबाई चौड़ाई होती है। कहने का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई नहीं होगी। अब जैसे कोई खिलौना है तो वो तल नहीं होगा फिर, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी आ जाती है। ओके। समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो जैसे ये है, ये समकोण है। कोण, दो किरणों या रेखाखंडों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो किरण में ये कि ऐसे आ जाता है, ये कोण है। अगर हम रेखाखंड की बात करेंगे तो उसमें हम फिर तीर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? तो बस ये, तो बेसिकली ये कोण है। यहाँ पे भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमने ये एरो लगाना था। तो अगर मैं ऐसे इसकी बात करूँ तो ये भी समकोण है। चतुर्भुज, चार रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो कोई बंद आकृति है, और इसमें चार रेखाखंड है इस तरह से, तो ये चतुर्भुज हो गया। और भुजा, भुजा एक प्रकार का रेखाखंड होता है जो किसी बहुभुज यानी त्रिभुज या चतुर्भुज का भाग होता है। तो जैसे कोई त्रिभुज है तो इसका ये रेखाखंड, इस रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड है, तो ये सभी भुजाएं हैं।
इसी प्रकार से अगर मैं किसी चतुर्भुज की बात करूं, तो चतुर्भुज में अगर मैं जैसे मैं तो ये एक रेखाखंड है और ये एक भुजा है ना। तो इसमें जैसे इसमें ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये भुजा है। तो ये मैंने सभी की परिभाषाएं यहाँ पे लिख दी हैं और इस तरह से हम एक क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व अब ये हो चुका है, ऐसे हम इसको करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पद दिए थे जिनकी परिभाषाएं लिखनी थी, वो हमने लिख दी थी, और बीच बीच में परिभाषा में ऐसे जो शब्द आ रहे थे जिनकी हमने अलग से परिभाषा लिखनी थी, वो भी हमने अलग से लिख दी। जैसे रेखा हो गया, तल हो गया, है ना। तो जो जो बीच में आए हैं, रेखा, समकोण, इन सभी की मैंने यहाँ पे परिभाषाएं अलग से भी लिख दी हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये दो यहाँ पर अभिधारणाएं दी हैं। क्या है ये, देखो, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि दो बिंदु ए और बी अगर हैं तो तीसरा बिंदु सी इनके बीच होगा। तो ये एक अभिधारणा है और इसको हम अक्सर बीचता की अभिधारणा कहते हैं, है ना, कि एक तीसरा बिंदु सी दो बिंदुओं के बीच में होता है। दूसरी अभिधारणा क्या कहती है, यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो तीन बिंदु, क्या संभव है ऐसा कि एक ही रेखा पर स्थित ना हो? बिल्कुल हो सकता है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो ये बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे त्रिभुज के कोने होते हैं, तो अगर आप उन्हें देखें तो वो भी तो ऐसे ही है कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। तो ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे एक रेखा है ये, पर इस रेखा में ये दो बिंदु स्थित है पर ये नहीं है, ये कहा गया है। ठीक है, यहाँ ये बेसिक बात आप समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो यहाँ पर ये जो अभिधारणाएं हैं इनमें कोई शब्द ऐसा है जो अपरिभाषित है। तो जैसे बिंदु है, ये अपरिभाषित है, रेखा अपरिभाषित है। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इनमें अपरिभाषित शब्द हैं, बिंदु और रेखा। अपरिभाषित का मतलब ये है कि इनकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। ये अगर हम कहें तो ये केवल समझ और अनुभव पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम सिंपली ये कहेंगे कि इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो अपरिभाषित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इनमें बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? अविरोधी का मतलब होता है कि एक दूसरे का विरोध नहीं करना। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा है कि ये एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। यानी तीन बिंदु इस तरह से हो सकते हैं कि वो एक रेखा पर स्थित हों, और ऐसे भी हो सकते हैं बिंदु कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं हो। तो ये कोई परस्पर विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी ये परस्पर विरोध नहीं करती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहली अभिधारणा है वो ये बात कहती है कि दो बिंदुओं के बीच में तीसरा बिंदु होता है। दूसरी अभिधारणा ये बात कहती है कि अगर तीन बिंदु हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक रेखा में हो, वो अरैखिक भी हो सकते हैं। अरैखिक का मतलब है एक रेखा में नहीं होना। इन दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है। ओके, अब आगे क्या पूछा गया है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? नहीं, यूक्लिड की अभिधारणाओं से ये प्राप्त नहीं होता है। ये अभिधारणा यूक्लिड की नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की मूल अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु उनसे संगत है, मतलब उनकी बातों का समर्थन करती हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से सीधे प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु उनसे संगत है। मतलब यहाँ पर जो ये अभिधारणाएं लिखी हैं, ये ऐसा नहीं कि यूक्लिड की अभिधारणाओं से सीधे ये प्राप्त होती हैं, नहीं, लेकिन ये एक दूसरे के संगत है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं। कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ें उनका विरोध कर रही हैं या वो यूक्लिड की बातें इनका विरोध कर रही हैं। अगर हम यूक्लिड की अभिधारणाओं का निचोड़ निकालें और इनका निचोड़ निकालें तो आप पाएंगे कि ये एक दूसरे का समर्थन कर रही हैं। ओके, तो सिंपली आपको ये लिखना है
कि ये अभिधारणाएं सीधे प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये कोई सीधी अभिधारणाएं इसमें नहीं है। आपने तो पढ़ी है ना अभिधारणाएं, तो इस प्रकार से कोई अभिधारणा उनमें है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनसे संगत हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये इसका प्रॉपर आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर पहले तो आकृति बनाई देते हैं कि दो बिंदु हैं, एक ये है ए बी, और इनके बीच में सी स्थित है। तो एक लाइन में ये स्थित है और इनके बीच है सी, और ये सी इस तरह से है कि जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए सी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी सी है, ठीक है। और ये पूरी दूरी जो है वो ए बी है। ओके, हमने ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आराम से हम देख सकते हैं कि चूंकि सी ए बी के बीच कोई बिंदु है। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम इसको अलग लेकर चलेंगे और इस बात को अलग लेकर चलेंगे। तो पहली बात तो ये कही गई है कि दो बिंदुओं के बीच सी स्थित है। तो हम लिखेंगे, तो यहां पर जो दिया है मैंने लिख दिया है कि पहला तो है कि जो सी है बिंदुओं ए और बी के बीच स्थित है, और दूसरा है कि ए सी बराबर बी सी। अब सिद्ध करना है ये। ओके, तो अब यहां पर जो पहली जानकारी है कि चूंकि बिंदु सी बिंदुओं ए और बी के बीच स्थित है, इसीलिए देखो क्योंकि ये इनके बीच स्थित है तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, है ना। दिस प्लस दिस होगा ये पूरा, ठीक है यहां तक। अब दूसरा है कि ये बराबर हैं, ओके, और चूंकि ए सी बराबर है बी सी के, तो हम क्या करेंगे, हम बी सी की जगह पे भी ए सी रख देंगे। तो जो ए बी है वो हो जाएगा, ए सी तो अपनी जगह पर है, प्लस बी सी की जगह पे भी ए सी आएगा। समझे ना, बी सी बराबर है ए सी के, इसीलिए हमने बी सी की जगह पे ए सी लिखा है, क्योंकि आंसर में हमें केवल ए सी और ए बी चाहिए, इसीलिए, ठीक। और अगला ये होगा स्टेटमेंट कि ए बी बराबर, और ये हो गया 2ac, है ना। और अगर हम ac निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा और ये होगा हाफ ए बी। और इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है, और ये आकृति तो हमने यहाँ पे पहले ही बना रखी है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि दो बिंदु ए और बी के बीच सी एक ऐसा बिंदु स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। देखो प्रश्न 4 में क्या परिस्थिति थी, आप देखो, ये ए और ये है बी, और ठीक बी एक बिंदु सी था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, ये ए सी बराबर बी सी, यही बात कहती है। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो मध्य बिंदु है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमने ये बताना है कि ये जो रेखाखंड यहाँ पर है इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, दूसरा नहीं होता है। समझ गए आप? ओके, इस क्वेश्चन को हम करेंगे विरोधाभास विधि से। तो देखो विरोधाभास विधि क्या है, हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि इसके दो मध्य बिंदु हैं, और बाद में फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जिससे पता चलेगा कि ये जो दो बिंदु हैं ये एक्चुअल में अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही बिंदु हैं। इसका मतलब एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो यही विरोधाभास है, ठीक है। तो शुरू में तो दो मानकर चलेंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये दो नहीं एक ही बिंदु है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए कि वही लिखेंगे, मान लीजिए कि रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी हैं। ओके, अब सबसे पहले सी लेकर चलते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है
तो क्या होगा, ध्यान रखना, अगर सी इसका मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर ए बी का हाफ। आपको ध्यान है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यही प्रूव किया था, ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, तो हम ये सीधा लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से डी इसका मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे कि इसी प्रकार से यदि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ए डी बराबर, अब ये डी हो जाएगा ना, तो ए डी बराबर पूरे का हाफ। अब यहां पर देखो कि ए सी इसका हाफ है और ए डी इसका हाफ है, तो दोनों को अगर हम देखें तो ए सी और ए डी बराबर हो गए। तो एक और समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ए सी बराबर ए डी हो जाएगा। वैसे ये एक यूक्लिड की अभिगृहित भी है कि दो वस्तुएं जब एक ही वस्तु के बराबर होती है तो वो आपस में बराबर होती हैं, है ना। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ए सी बराबर ए डी का मतलब क्या है कि सी और डी एक ही बिंदु हैं, है ना, क्योंकि ए सी बराबर ए डी है, एक ही तरफ जा रहा है, ये ए है, एक ही तरफ सी जा रहा है, तो ए सी बराबर और दूसरा डी है, ए डी है। तो जब ए सी बराबर ए डी है तो दोनों एक ही बिंदु हो गए ना, और चूंकि एक ही बिंदु है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये आकृति दी है, इसमें ये कहा गया है कि ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं। यहाँ से यहाँ तक ए सी है, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, बाद में पूरा डिटेल में करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए सी और बी डी आपस में है इक्वल, है ना, क्वेश्चन में लिखा है। अब ये बताओ ए सी क्या है, तो ए सी साफ दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी है, और बी डी क्या है, बी डी भी बी सी प्लस सी डी है ना। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको ये बताना है कि ये बराबर क्यों है, क्योंकि अगर आपको याद हो यूक्लिड की एक अभिगृहित है, अभिगृहित नंबर 4, कि जो वस्तुएं संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो यहां पर ए सी संपाती है ए बी प्लस बी सी के, इसलिए ए सी की जगह पे हम ये लिख रहे हैं, और यहां पर भी जो बी डी है वो संपाती है बी सी प्लस सी डी के, इसलिए यहां पर ये हम लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों से हम बी सी, देखो हमने ए बी बराबर सी डी लेके आना है, यानी बी सी हटाना है, तो दोनों से हम बी सी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, और यहाँ भी ए बी बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। ये क्यों माइनस किया, क्योंकि ये भी यूक्लिड की एक अभिगृहित है। तो ये अभिगृहित 3 है जो ये कहती है कि यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। तो हमने इन दोनों से, ये दोनों से घटाया है हमने, तो यानी अब जो बचेगा, ये तो कट गया, जो बचेगा वो आपस में बराबर होंगे, और ये सिद्ध हो चुका है। ये हैं स्टेप्स। अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है और ये हमने सिद्ध करना है। अब हम ये लिखेंगे कि आकृति में ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी के, और बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी के, और ये यूक्लिड की चौथी अभिगृहित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और भी अच्छा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यूक्लिड की अभिगृहित 4 के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं कि ये न लिखने से नंबर काटेंगे, लेकिन मेरा काम है आपको प्रॉपर तरीके से बताना। यहाँ पर जो ए सी है ये संपाती है ए बी प्लस बी सी के,
और जो बी संपाती होता है एक दूसरे के ऊपर आना, तो अगर आप ये पूरा AC देखें तो ये AB प्लस BC के ऊपर आ रहा है ना, और ऐसे यहाँ पर है ये भी जो BD है ये BC प्लस CD के संपाती है, तो वही यहाँ पर लिखा है और ये यूक्लिड की अभिग्रही 4 है। अच्छा, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर AC ये है, BD ये है। अब चूंकि AC बराबर है BD के, इसीलिए हम लिख देंगे AC की जगह पे क्या, AB प्लस BC, एंड BD की जगह पे BC प्लस CD, ये हमने लिख दिया है। और अब हमने क्या करना है, दोनों से हमने BC को घटाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB प्लस BC माइनस BC और BC प्लस CD माइनस BC, दोनों से हमने BC को घटाया है। और ये क्यों है, यूक्लिड की अभिगृहित 3 के अनुसार बराबरों में से, देखो ये बराबर थे, इनमें से हमने बराबर को घटाया है, तो जो बचा वो भी बराबर होता है। और क्या बचा यहाँ पे, AB बराबर CD, और यहाँ पे कारण वही जो मैंने बताया, यूक्लिड की अभिगृहित 3 के अनुसार यदि बराबरों में से बराबर को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। अब देखो अगर आपको नंबर नहीं पता है ना तो कोई बात नहीं, आप सीधा लिख सकते हो यूक्लिड की अभिगृहित के अनुसार, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या ये। तो इस तरह से, और ये सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, खैर बात है अभिगृहित 5 की। अभिगृहित 5 कहती है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब जैसे मान लो कि ये है पूरा एक रोटी मान लो जैसे, ठीक है ना, और एक रोटी का टुकड़ा है जैसे, तो ये पूरी रोटी इस टुकड़े से तो बड़ी होगी ना, यही है अभिगृहित 5। तो ये कहा गया है कि इसे सर्वव्यापी सत्य क्यों मानते हैं, कि ये सत्य है, ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई जो पूरा है वो उसके भाग से तो बड़ा ही होगा ना। अब इसका डिटेल में आंसर किस तरह से लिखेंगे देखो, तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे कि यूक्लिड की अभिगृहित 5 कहती है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है ना। पूर्ण यानी जो पूरा है वो अपने भाग से बड़ा होता है। तो जैसे ये वृत्त है, इसका मैंने ये भाग ले लिया, जैसे पिज्ज़ा है और इसका मैंने एक स्लाइस ले लिया है, तो पूरा पिज्ज़ा जो है ये स्लाइस से तो बड़ा ही होगा ना। तो यही है ये, बल्कि इस चित्र को यहाँ पे बना ही देते हैं। इसे सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना गया है क्योंकि यह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। यह केवल ज्यामिति तक सीमित नहीं है बल्कि गणित और सामान्य जीवन दोनों में सत्य होता है। मतलब पूर्ण यानी पूरा का पूरा अपने भाग से, अपने एक हिस्से से बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। अब अगर मैं गणित की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो एक वृत्त है और यहाँ पर ये एक त्रिज्यखंड है, इसका सेक्टर। तो ये जो वृत्त है ये इससे बड़ा है, और अगर हम इसको पिज्ज़ा का नाम दे दें तो पिज्ज़ा अपने स्लाइस से बड़ा होता है। तो कोई भी चीज़ देखो आप, जो पूरी है वो अपने एक भाग से बड़ी होती है। सिंपल बात है समझने की। लेकिन हमारे पास इसका नाम है अभिगृहित 5, और क्योंकि यह विश्व में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो गणित से संबंधित हो या कोई भी वस्तु हो, उसके लिए ये सत्य है, इसलिए इसको सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। समझे? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा आंसर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।